तो मैं तिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 24 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी फुल लेंथ टेस्ट है, जैसे कि हमने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि अब से जितने भी टेस्ट पेपर होंगे फुल लेंथ होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता को दर्शाते हैं? पहला कह रहा है कि यह कोष्ण समुद्री जल पर विकसित होते हैं जहां सतह का तापमान उच्च होता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं? जहां पे जिस जलीय सतह का तापमान जो है ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है तो लो प्रेशर भी यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, तो लो प्रेशर जहाँ पे रहेगा वहां पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ये एक निम्न दाब केंद्र और प्रबल अंतर्प्रवाही सर्पिल पवनों से संबंधित होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखो, जब किसी जलीय सतह का तापमान ज्यादा होता है तो वहां पे लो प्रेशर होता है, लेकिन आसपास की एरिया में जो है हाई प्रेशर होता है। तो ये जो हाई लो प्रेशर से पवनें आपको पता है कि गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। जब गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो यहाँ की जगह जो होती है खाली होती जाती है। तो इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की जो हाई प्रेशर होती हैं ये क्या करती हैं, इस जगह को भरने की कोशिश करती हैं। तो ये जो है आपका एक सर्पिल आकार बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट यही बात कह रहा है कि यह एक निम्न दाब केंद्र और प्रबल अंतर्वाही सर्पिल पवनों से संबंधित होता है। तो पवनें जो होती हैं इस तरह से केंद्र की ओर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि आपको पता है कि हाई पवनें जो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। अब इसकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में दूसरी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में दूसरी होती है, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की जो दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है। कमेंट में बताना। ओके, चलो अगला स्टेटमेंट है कि ये आर्द्रता की आपूर्ति के ह्रास के कारण स्थल खंड से टकराने के पश्चात दुर्बल हो जाती हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो, जब तक इसमें आर्द्रता की आपूर्ति रहती है तब तक ये चक्रवात कंटिन्यू अपना घूमना, उसका चक्र जारी रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ये स्थल खंड की ओर पहुंचती है धीरे धीरे चक्रवात जो होता है छिड़ होते जाता है, कमजोर होते जाता है। रीजन क्या है कि इसमें आर्द्रता की आपूर्ति जो है कम होने लगती है, और स्थल खंड पे जैसे ही आते हैं तो वैसे भी ये स्थल खंड से टकराने पे इनकी जो गति होती है ये इस पर असर पड़ने लगता है, प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे इनकी गति कम हो जाती है और आर्द्रता भी नहीं होती है तो इनका प्रभाव खत्म होने लगता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि समदाब रेखाएं मौसमी मानचित्र पर खींची गई वे रेखाएं हैं जो समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं, और निकट दूरी वाली समदाब रेखाएं तीव्र पवनों की संकेतक हैं। ठीक है, अगर पास पास जो है समदाब रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पवनें बहुत तीव्र गति से चलेंगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहला वाला कह रहा है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। समदाब रेखाएं किसे कहते हैं भाई? समान दाब को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखाएं कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, और दूसरा जो कह रहा है कि निकट दूरी वाली जो समदाब रेखाएं होती है तीव्र पवनों के संकेतक होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अगर दूर दूर होते हैं समदाब रेखाएं तो ये पवनें जो होती है मंद गति से चलती हैं, लेकिन पास पास होती हैं तो पवनें जो है तीव्र गति से चलती हैं। दूसरा कह रहा है कि एक तीव्र दाब प्रवणता के परिणाम स्वरूप उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर पवन का तीव्र गति से संचलन होता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है आपकी सही है, और दूसरा कथन जो है पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि बताइए कि पवन क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। पवन क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं तो कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं हैं जो पवन के द्वारा निर्मित होती हैं? तो बरखान टिब्बे है, लोएस निक्षेप है, यार डांग है। मोरेन और ड्रमलिन ये हिमनद से बना हुआ है। किससे? हिमनद से। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, केवल 3 होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। बताना है कि कितनी परियोजनाएं जो है चिनाब नदी पर निर्मित है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना, बगलियार जल विद्युत परियोजना और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, ये तीनों ही जो है चिनाब नदी पर निर्मित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में भारत का वैश्विक उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो किन किन में भारत जो है उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे आता है, ये बताना है। तो चाय में देखो पहले नंबर पे जो है
चाइना आता है, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे केन्या आता है, अभी चौथे नंबर पे श्रीलंका आता है। तो दूसरे नंबर पे भारत आएगा, तो पहला तो नहीं है भाई। दलहन के मामले में भारत पहले नंबर पे आता है, दलहन के उत्पादन में भारत पहले नंबर पे आता है, उपभोग में भी पहले नंबर पे आता है और आयात में भी पहले नंबर पे आता है। यानी कि हम लोग दालों का बहुत ज्यादा उपभोग करते हैं, हम जितना उत्पादन करते हैं हमारा पूरा उपभोग जो है भारत में ही हो जाती है, पूरी खपत जो है भारत में ही हो जाती है, हमको आयात भी करना पड़ जाता है, इतना हम लोग दाल खाते हैं। दूसरा कह रहा है कदन। कदन के मामले में भी हम लोग जो है पहले नंबर पे है, कदन उत्पादन में, मिलेट्स उत्पादन में, ठीक है। नारियल के उत्पादन में देखो भैया पहले नंबर पे इंडोनेशिया आता है, भारत जो है पहले नंबर पे इंडोनेशिया आता है, भारत जो है चौथे पांचवें नंबर पे आता है। कपास की बात करें तो कपास के उत्पादन में भारत जो है पहले नंबर पे आता है। और अगर हम भारत में बात करें कि कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, तो ये क्रम ध्यान रखिएगा। तो दूसरा कितने हैं, कितने पूछा है, तो 3 है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन का प्रकार दिया है और संबंधित किस्में और इसकी क्या विशेषता है ये दी हुई है। अब बताना है आपको कि कितने जो है आपकी सही सुमेलित है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, देखो सदाबहार वन जो होती है, आपको पता है कि जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा होती है वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे पत्तियां हमेशा हरी भरी दिखती हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं। तो कभी कोई पौधा जो होता है पत्तियां अपना छोड़ देता है, कभी दूसरा पौधा जो है हरा भरा रहता है, तो यानी कि हमेशा देखने में हरा भरा ही लगता है, ठीक है। कभी जैसे अपने यहाँ क्या है, जो मानसूनी वन होते हैं सब टकले हो जाते हैं एक समय बाद, मार्च और अप्रैल में देखेंगे सारे सारे पौधे टकले हो जाते हैं। लेकिन सदाबहार में क्या होता है, सारे पौधे एक साथ टकले नहीं होते हैं, ठीक है। हमेशा ये क्या होते हैं, हरे भरे दिखते रहते हैं। कभी कोई पौधा अगर टकला होता है तो बाकी पौधे जो होते हैं हरे भरे दिखते हैं। तो लेकिन जो मौसमी वन होते हैं ये एक समय में सारे पौधे टकले हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इनका वाष्पोत्सर्जन कम हो सके, ठीक है। क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है, नमी बहुत कम होती है, शुष्कता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब देखो अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार वन जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। अर्ध सदाबहार में क्या है कि सदाबहार वन जैसे ही विशेषता होगी, बस ये है कि यहाँ पे वर्षा थोड़ी कम होगी। जैसे यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, तो अर्ध सदाबहार में क्या होता है कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। सदाबहार वन में क्या है कि सभी वन बहुत घने होते हैं, बहुत पास पास पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और काफी ऊंचाइयों तक पेड़ होते हैं, क्योंकि इतने घने होते हैं ना कि आपस में कंपटीशन करने के चक्कर में एकदम ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं सूर्य की रोशनी पाने के लिए। क्योंकि जहाँ घने जहाँ ज्यादा होंगे पेड़ पौधे, वहां पे सूर्य की किरणें नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये कंपटीशन करते हैं, तो इसलिए इनकी जो ऊंचाई होती है बहुत ज्यादा होती है, सूर्य की किरणों को पाने के लिए सबसे ऊंचे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। और अर्ध सदाबहार में क्या होता है, यहाँ पे वन जो होते हैं थोड़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। विशेषता तो लगभग सदाबहार की होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है अपेक्षाकृत वर्षा थोड़ी कम होती है और वन पौधे पेड़ पौधे जो होते हैं थोड़ी दूर दूर होते हैं सदाबहार वनों की अपेक्षा। अब देखो यहाँ पे विशेषता क्या है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें सदाबहार वनों की अपेक्षा अधिक दीर्घ शुष्क मौसम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे शुष्क मौसम थोड़ा ज्यादा समय के लिए होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लॉरेल और रोजवुड इसके उदाहरण है, तो पहला करेक्ट है आपका। दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इसे आप मौसमी वन भी कह सकते हो या मानसूनी वन भी कह सकते हो, जहां पे आप देखेंगे कि 100 से 200 सेंटीमीटर करीब में वर्षा होती है। इसमें कह रहा है कि मौसमी पतझड़ के कारण अववृद्धि का पूर्ण अभाव होता है, तो ये तो गलत है भाई। पूर्ण अभाव अगर ऐसा शब्द दे देता है तो वो भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सागौन और सॉल ये तो सही है, उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन अभिवृद्धि का पूर्ण अभाव होता है तो ऐसा नहीं है, ओके। तीसरा कह रहा है कि तटीय और दलदली वन तटीय और डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा लवणीय या खारी जल को सहन कर सकते हैं, जैसे सुंदरी और राइजोफोरा। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कि कितने कथन सही हुए, केवल 2 कथन सही हुए, ऑप्शन बी। दोस्तों अच्छा आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि देखो ये टेस्ट नंबर 24 है। अब 4 टेस्ट पेपर बचे हुए हैं, सिर्फ ये फुल लेंथ होगा, 4 जो टेस्ट पेपर है, ओके। यानी 28 तक टेस्ट पेपर जीएस का कंडक्ट कराया जा रहा है दृष्टि द्वारा, तो हम लोग 24 तक के टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो बाकी 4 टेस्ट पेपर है, मैं चाहती हूँ कि आप खुद से, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है, तो आप खुद से सॉल्व करो और यूट्यूब पे समय जो है कम से कम बिताओ। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे समय बिताते हो तो आपका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो जो 4 टेस्ट पेपर हैं, ये आप खुद से एनालिसिस करो, खुद से देखो कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, क्योंकि अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। तो 1 महीने से कम समय बचा है, तो इस समय आपको अपनी गलतियों पे ध्यान देना है। ओके? तो अपनी गलतियों को ढूँढो, कहाँ पे आप भूल रहे हो, किस तरह का कॉन्सेप्ट आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो अब उस पे वर्क करना। तो ये 4 टेस्ट पेपर आप लोग को मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है? आप खुद से लगाना। यहाँ तक हमारा जो सफ़र है टेस्ट नंबर 24 तक ही रहेगा। आगे हम लोग नेक्स्ट जब भी कोई टेस्ट एग्ज़ाम होगा, जैसे पीसीएस का होगा, तो हम पीसीएस के टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगे फिर से दोबारा, मैं तेनू फिर मिलांगी, ठीक है? टेस्ट पेपर पीसीएस के टेस्ट पेपर में मिलांगी। तो अब यहाँ तक हमारा सफ़र खत्म होगा। और इसके अलावा मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहती हूँ कि अभी जो मेरी क्लास होगी, अब मैराथन क्लास होगी, 2 मैराथन क्लास होगी, एक एंशिएंट हिस्ट्री की होगी, दूसरा आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है? तो आप लोग तैयार रहिएगा एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की क्लास करने के लिए। मैं पीवाईक्यूज के साथ एनालिसिस कराऊंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत मजा आने वाला है। तो हमारे साथ जरूर एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास करिएगा, ठीक है? कहीं भी कोई कमी लगे तो भी बताइएगा, तो मैं उस कमी को जरूर सुधारूंगी। तो चलो 7वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जब सतह के पास की वायु अपने उसांक तक ठंडी हो जाती है, तब ओस का निर्माण होता है, जिससे सतह पर जलवाष्प का संघनन हो जाता है। तो हमने ये सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। टेस्ट पेपर सभी 20 तक के टेस्ट पेपर में आप कोई भी टेस्ट पेपर ज्योग्राफी को उठाइए, हर क्वेश्चन को ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे अब, ठीक है? देखो ओस कैसे बनता है। हमारा धरातल जो है दिन की सूर्य की किरणों की वजह से गर्म हो जाता है, लेकिन जब रात होती है तो रात में मौसम जब ठंडा होता है, बादल नहीं रात में क्या होता है, मौसम जब शांत होता है, जलवायु हमारी शांत होती है, बादल नहीं होते, मौसम स्वच्छ होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो हमारा धरातल जो गर्म हुआ था, इससे एक पार्थिव विकिरण निकलती है। यही पार्थिव विकिरण जो है जब निकल जाती है, निकलती रहती है, तो एक समय बाद क्या होता है कि ये जो धरातल होती है ठंडी हो जाती है। अब इस ठंडी धरातल पे जब कोई वायु जो है जिसमें नमी होती है, इस धरातल से जब टच होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि क्योंकि धरातल ठंडी है और ये वायु जो है इसमें नमी है, तो ये वायु जो है इसके संपर्क में आकर के ये वायु भी ठंडी हो जाती है, यानी यहीं पे जो ये वायु है ये संगठित हो जाती है, और इसमें जो नमी होती है यही आप देखेंगे बूंदों के रूप में आपको दिखाई देगा। जैसे आप फ्रिज में से बॉटल निकाले तो बाहर का एनवायरनमेंट क्या रहता है, थोड़ा नमी, ह्यूमिडिटी रहती है, तो बॉटल के ऊपर जो है आप देखेंगे ऐसे बूंदे-बूंदे पड़ जाती हैं, तो समथिंग ऐसा ही ओस भी बनता है, ठीक है? तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि स्वच्छ आकाश और शांत पवनें रात के दौरान सतह से ऊष्मा की तीव्र ह्रास को प्रोत्साहित करती है। तो ये भी आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो, जब साफ मौसम रहेगा, शांत पवनें रहेंगी, तभी जो है हमारे जो धरातल से जो ऊष्मा बाहर की ओर निकल रही है, जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, तभी ये अच्छे से अंतरिक्ष में लौट पाएगा। अगर मौसम साफ नहीं है, बादल है, तो ये जो पार्थिव विकिरण निकल रहा था हमारी धरातल से, ये क्या होगा कि इस वायुमंडल के कारण, बादलों के कारण ये वापस लौट करके नीचे आ जाएगा। तो ये जो पूरा एनवायरनमेंट है ये गर्म ही रहेगा, ठीक है? तो इसलिए ओस बनने के लिए साफ मौसम का होना, शांत पवनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दोनों कथन सही है आपके। अच्छा, तीसरा भी कथन दिया हुआ है, ओस निर्माण के लिए आवश्यक है कि ओसांग बिंदु हिमांक से नीचे हो जाए। देखो, हिमांक से नीचे नहीं होना चाहिए। ओस बनने के लिए ओसांग बिंदु हमेशा ओसांग से ऊपर होना चाहिए, ओसांग हिमांक से ज्यादा होना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, तो कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक ही सही है, तथा वह कथन एक की व्याख्या कर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जिससे यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत बन जाती है। तो भाई पहला स्टेटमेंट आपका सही है। आप देखेंगे मध्य मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे आपको तापमान में कमी देखने को मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि मध्य मंडल में कम जलवाष्प और गैसें होती हैं, जिसके कारण सौर विकिरण का अवशोषण न्यूनतम होता है। क्यों ऐसा होता है भाई कि मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप लोग गैसेस बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है? जलवाष्प भी बहुत कम पाए जाते हैं। ये जो गैसेस होती हैं, जलवाष्प होती हैं, क्या करती हैं भाई, ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करती हैं, तो ये कम हो पाता है। ऊष्मा का अवशोषण जो है इस मंडल में कम हो पाता है, इसी वजह से आप देखेंगे मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर, यहाँ पे तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। ऐसा रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर क्या करता है कि ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करता है। और भी बहुत सारी गैसेस, इसमें बहुत ज्यादा गैसेस होती हैं, ठीक है? धूलकण, जलवाष्प भी होती हैं, तो ये भी जो है एक फैक्टर है यहाँ के तापमान को बढ़ाने का, ठीक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित है भाई? नदी दी है और सहायक नदियां दी हुई हैं। तो नर्मदा नदी का जो सहायक नदी है तवा है, हिरण है, सही है। गोदावरी जो है इसकी सहायक नदियां प्राणहिता और इंद्रावती हैं, दूसरा भी सही है। महानदी हसदेव और मांड इसकी सहायक नदियां हैं। चौथा है कृष्णा, कोयना और भीमा, ये भी सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताना है कि कौन सा आपका सही है। पहला कथन कह रहा है कि नदी के ऊपरी भाग में उच्च प्रवणता और वेग के कारण निक्षेप की तुलना में ऊर्ध्वाधर अपरदन अधिक प्रभावी होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही। देखो भाई, जब नदी ऊपर निकलती है, जब युवा अवस्था में होती है तो बहुत तेजी से भागती है, ठीक है, बहुत तेजी से, इसकी गति बहुत तीव्र होती है। तो ऐसे में क्या होता है, इसके रास्ते में जो भी चीजें आती हैं वो काटते पीटते हुए आगे बढ़ती है, तो इसका ऊर्ध्वाधर अपरदन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मध्य भाग में पार्श्व अपरदन और निक्षेपण किस एक साथ क्रियाशील होते हैं, जिससे नदी के घुमावदार पैटर्न और बाढ़कृत मैदान जैसी संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। जब नदी अपने मध्य भाग में होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्श्व अपरदन यानी कि किनारे किनारे का अपरदन ज्यादा होता है, और इसके साथ ही इनमें क्या होता है कि निक्षेपण बहुत ज्यादा होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही, बहुत बेसिक सा बात कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि नदी के निचले हिस्से में नदी का ढाल तीव्र होता है। भाई, नदी के निचले हिस्से में नदी का ढाल तीव्र कहाँ होता है? बहुत मंद होता है, ठीक है। यहाँ पर ही आप देखेंगे बाढ़ बाढ़ ज्यादा आती है। तो ये तो तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, एलिमिनेट कर दो, आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र और प्रमुख फसलें, बताना है कि कितने आपके सही सुमेलित थे। उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ मक्का, केसर और जौ की खेती होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में यहाँ गेहूं, गन्ना और चावल की खेती ज्यादा होती है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। दक्कन आंतरिक क्षेत्र में कपास, दलहन और कॉफी की खेती होती है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में नारियल, कदन्न और तिलहन की खेती होती है, तो चौथा भी सही सुमेलित है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की भूमध्य सागर के साथ कोई तटरेखा नहीं है? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की भूमध्य सागर के साथ कोई तटरेखा नहीं है? तो भाई हंगरी का नहीं है। अब ये आप लोग मैप में देख लेना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि फारिस की खाड़ी जो है हॉर्मुज जल संधि के माध्यम से अरब सागर से जुड़ती है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है ये अरब सागर और फारिस की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। दूसरा कह रहा है कि फारिस की खाड़ी से लगे सभी देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के सदस्य हैं, ये तो गलत है। आप देखेंगे कि फारिस की खाड़ी से बहरीन, कतर और ओमान भी लगता है, लेकिन ये ओपेक के सदस्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर हैं? आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर हैं, बताइए। तो चुक्सी सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर, लापतेव सागर, कारा सागर और बेरेंट्स सागर, ये सभी जो हैं सीमांत सागर हैं आर्कटिक महासागर के। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि महासागरीय धाराएं जो है सामान्यतः नियमित परिसंचरण प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं, जिसमें कोष्ण धाराएं जो है विषुवतीय क्षेत्रों से उष्ण उच्च अक्षांशों की ओर तथा शीत धाराएं जो है ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है। आप लोगों ने देखा होगा भाई, समुद्री जल धाराएं पढ़े होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि जो ठंडी जल धाराएं होती हैं ये विषुवत रेखा की ओर आती हैं, और जो गर्म जल धाराएं होती हैं ये ध्रुव की ओर मूव करती हैं। ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ पे यही पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो गर्म जलधाराएं होती हैं ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर मूव करती हैं, और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर मूव करती हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पूरे जो पृथ्वी का जो तापमान होता है लगभग बराबर होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है, देखो ये कथन जो है यहाँ पे रहेगा कथन 2, ओके। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि व्यापारिक पवने और पछुआ पवने जैसे भूमंडलीय पवने महासागरीय धाराओं की गति को संचालित करती हैं तथा उनकी दिशा को व्यापक रूप से निर्धारित करती हैं। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, और दूसरा कथन जो है पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। देखो ये जो व्यापारिक पवने होती है, जो पछुआ पवने होती हैं, ये भूमंडलीय पवने हैं, ठीक है। इनकी दिशा निश्चित होती है और इसका प्रभाव बहुत व्यापक पड़ता है। तो ये जो होती है ये भी जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है, उनकी दिशा को संचालित करती हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलिए इतना लंबा छोटा स्टेटमेंट पढ़िए। बताना है कि किस प्रकार की जलवायु का सर्वोत्तम वर्णन जो है उपयुक्त विशेषताओं द्वारा किया जा रहा है।
ओके, देखो यह जलवायु प्रकार महाद्वीपों के किनारों पर उच्च मध्य अक्षांशों में पाया जाता है, विशेषकर उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया जैसे क्षेत्रों में। यह एक संक्रामी जलवायु व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सामुद्रिक प्रभाव और महाद्वीपीयता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण तापमान की वार्षिक सीमा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस जलवायु की विशेषता शीत एवं शुष्क शीत ऋतु तथा ग्रीष्म शीत ऋतु है। साथ ही वर्षा का प्रमुख संकेंद्रण ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो बताइए किस प्रकार की जलवायु के बारे में बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है भाई शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु। देखो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आरजी सर की आप ज्योग्राफी की क्लास पर कर लीजिए, वहां पे आरजी सर ने बहुत अच्छे से वैश्विक जलवायु के बारे में आपको पढ़ाया है, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके साथ दोस्तों अगर आप लोग सी सेट पढ़ना चाहते हो, क्योंकि देखो आप कितना भी जीएस में मेहनत कर लो, अगर सी सेट में आप अपना एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। हालांकि कहने को रहता है कि 80 क्वेश्चन में आपको 28 ही क्वेश्चन सही करने हैं। ये जो 28 क्वेश्चन है ना, आपको सही करना है, जो इसको करने में नानी याद आ जाती है। पेपर कहने को रहता है कि हाई स्कूल लेवल का इनका टेस्ट क्वेश्चन पेपर रहता है, लेकिन बहुत हाई लेवल का रहता है। एसएससी सीजीएल में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, आपको खुद से क्वेश्चंस को उसके इक्वेशन को खुद बनाना है, फिर सारे वैल्यू को पुट करके आंसर देना होता है। तो बहुत मेहनत होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे सी सेट में, तभी आपका जीएस जो है क्वालिफाई होगा, पहला पेपर क्वालिफाई होगा। तो सी सेट पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है। ओके, इस बार से ही ध्यान देंगे तो इस बार एग्जाम के प्रेशर में आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे। अगर एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर तो आप नहीं पढ़ेंगे। अगले साल भी आप सोचेंगे कि चलो यार इस बार पेपर नहीं देंगे, अगली बार दे देंगे, तो फिर अगली बार भी वही हाल रहेगा आपका जो इस बार है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यही करते हैं कि ये हर बार जो है जब एग्जाम पास आता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो हार मान जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं एग्जाम नहीं दूंगा इस बार, अगली बार दूंगा, अगली बार अच्छे से पढ़ के पूरी तैयारी करके दूंगा। और मैं लिख के दे रही हूँ कि हर बार आपकी स्थिति एक जैसी ही रहेगी। तो इसलिए सी सेट को आपको प्रॉपर अभी से प्रिपेयर करना है, एग्जाम के प्रेशर में आकर के पढ़ना है। और अगर आप लोग चाहते हो सी सेट की आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो अमित सर द्वारा अपने ऐप क्लब आईएएस पर इसका क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, वो भी बहुत मिनिमम प्राइस में 599 599 रुपए में, और वो भी इसका 2 इंस्टॉलमेंट में। आप जो है 299 में एक इंस्टॉलमेंट दे करके आप खुद पढ़ सकते हो, फिर बाद में अगर आपको सही लगे तो आप दूसरा इंस्टॉलमेंट दे देना। ओके, इसके बाद जो है हम लोग प्रॉपर सी सेट का बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें अमित सर ही पढ़ाएंगे। अमित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी डेमो क्लास आप लोग देख लीजिएगा, अगर संतुष्टि मिले तो जरूर ज्वाइन करिएगा, वरना फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर से पढ़िए, बस आप पढ़िए। ओके, अभी देखो यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू होता है। ओके, तो राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि विधान परिषद का उत्साधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। देखो आपको पता है कि जैसे कि लोकसभा होता है, लोकसभा का विघटन होता रहता है, लेकिन जो राज्यसभा होता है कि स्थायी सदन होता है। इसी तरीके से विधान परिषद भी है भाई राज्यों में, विधान परिषद का भी उत्साधन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है, ये एक स्थायी सदन है। लेकिन इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर, 3 वर्ष दिया है इसलिए ये गलत हो जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, देखो एलिमिनेट हो गया क्या, नहीं, ये बस 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट हुआ। दूसरा कह रहा है कि विधानसभा द्वारा पारित और विधान परिषद को भेजे गए विधेयक को परिषद अधिकतम जो है 4 महीने तक विलंबित कर सकता है। यानी विधानसभा जो है कोई विधेयक पारित कर रहा है, अपने हाथ से पारित करके विधान परिषद के यहाँ भेजा, तो विधान परिषद उसको केवल 4 महीने तक, ठीक है, मैक्सिमम 4 महीने तक अपने पास रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि विधान परिषद के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने, संशोधनों सहित विधानसभा को वापस भेजने की शक्ति होती है, तो गलत है भाई। विधान परिषद को धन विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होती है, ना ही उसमें संशोधन करने की शक्ति होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो धन विधेयक होता है 14 दिनों तक जो है विधान परिषद में रहता है। अगर 14 दिनों के बाद वो 14 दिनों तक भी पारित नहीं करता है विधान परिषद, तो क्या होगा, तो अपने आप इसको पारित मान लिया जाता है, ये स्टेटमेंट दे देता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ओके, तो तीसरा गलत है। विधान परिषद जो है संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा को सॉरी विधानसभा को बोल सकती है, देखो तुम इसमें संशोधन कर दोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन खुद उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा भी गलत था। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखो तो देखो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग लाइक कर दिया करो। फिर मैं ना डिमोटिवेट होने लगती हूँ, जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो फिर मेरे को भी मन नहीं करता है कि मैं आप लोग को क्लासेस दूं। अपनी इतनी एफर्ट्स लगा के मैं क्लास देती हूँ, चाहती तो मैं रेगुलर जिस दिन टेस्ट पेपर आता है उसी दिन मैं सॉल्व करा दूं, लेकिन ये होता है कि फिर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, है ना। जितने अच्छे से मैं बारीकी से हर कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ आपको, दृष्टि की जो एक्सप्लेनेशन बुक होती है उसमें नहीं होती है। इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दृष्टि की बुक में नहीं मिलेगा। मैं खुद से प्रिपेयर करती हूँ सारे एक्सप्लेनेशन, फिर आप लोग को मैं यहाँ पे क्लास देती हूँ, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज लाइक किया करो। इतना डिटेल में कोई नहीं, यूपीएससी का टेस्ट पेपर जल्दी कोई नहीं सॉल्व कराता है, और सॉल्व भी कराता है तो डायरेक्ट कहेगा ये आंसर है, बी आंसर है, ऐसे निकल लेता है वो, जिसमें आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो प्लीज लाइक करा करो यार, ठीक है। कमेंट करा करो, जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे मेरी वीडियोस की पहुंच उतने ज्यादा तक लोगों तक होगी, उतने ज्यादा लोग मुझसे जुड़ पाएंगे। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को देखो। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राज्यसभा के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, बताओ, सही है या गलत है? तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि देखो, राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है राज्यसभा में ही लाया जा सकता है पहले, फिर बाद में लोकसभा में भेजा जाता है, फिर लोकसभा जो है इसको स्वीकृत प्रदान करता है, तब उपराष्ट्रपति पद से हटता है। तो सबसे पहले प्रस्ताव किस में लाया जाएगा? राज्यसभा में। ये स्टेटमेंट दे देता है और बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। ओके, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का निर्वहन जारी रखता है। ये तो गलत है। हमेशा ध्यान रखना कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो सिर्फ वो राष्ट्रपति के रूप में ही काम करेगा, उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेगा। आप खुद ही लॉजिक देखो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक इंसान के ऊपर दो दो जिम्मेदारी कैसे दी जाएगी? अपना लॉजिक भी सोचा करो, दिमाग लगाया करो एग्जाम में, ठीक है। तो एक इंसान के ऊपर दो दो पद की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो एक समय में या तो ये उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं या राष्ट्रपति के रूप में। तो ये जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका काम कौन करता है, बताओ? तो इनका काम जो है उपसभापति करता है राज्यसभा का, ठीक है। और इनको वेतन भत्ता जो है, राष्ट्र जो वेतन भत्ता है वो किस पद का मिलेगा? क्या उपराष्ट्रपति पद का मिलेगा या राष्ट्रपति का पद का? तो देखो, जब तक ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे इनको वेतन भत्ते, सारी फैसिलिटीज जो है राष्ट्रपति के तौर पे जो दी जाती है वही मिलेगा, ठीक है। इनको उपराष्ट्रपति के रूप में जो काम वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति के तौर पर इनको वेतन भत्ता, पेंशन, सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो ये भी स्टेटमेंट दे देता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी वाद या मामले में उसके समक्ष लंबित पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित कर सकता है, और ऐसे आदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्र में प्रवर्तनीय होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बहुत बेसिक सी बात कह रहा है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई डिक्री जारी कर रहा है, कोई आदेश पारित कर रहा है, तो उसका पूरे भारत के संपूर्ण क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक निर्देश जारी कर सकता है, परंतु वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। बहुत जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव दे तो हमेशा स्टेटमेंट सही होता है भाई। अगर कहता है कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है तब ये स्टेटमेंट गलत होगा। ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 324 में किसमें भाई? निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग सांसदों, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अर्हता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो सलाह देता है वो सलाह जो है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देंगे। देखो, निर्वाचन आयोग अगर इस मामले में सांसदों या फिर विधायकों के संदर्भ में कोई सलाह देता है राष्ट्रपति या राज्यपाल को, तो ये जो सलाह होता है ना वो बाध्यकारी होता है, वो भी निर्भरता से संबंधित कोई सलाह होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
भारत में राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि भारत के मूल संविधान में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। तो ये तो गलत है भाई। आपको ध्यान होगा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि भाई एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक साथ हो सकता है। तो ये मूल संविधान में कैसे हो जाएगा? तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन और भत्तों का जो वितरण है राज्यों में संसद द्वारा निर्धारित अनुपात में किया जाता है। तो संसद द्वारा निर्धारित अनुपात में नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में, जैसा राष्ट्रपति डिसाइड करेगा वैसा ही इनको जो है राज्य आपस में मिलकर के सैलरी देंगे। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 ए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अतिरिक्त राज्य सूची के सभी विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। तो उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार क्यों काम करेगा? राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार काम करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार काम करेगी क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में राष्ट्रपति का शासन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए किसी भी विषय पर जिसमें राज्य सूची के विषय भी शामिल है कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है भाई। संसद जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए मतलब जो राज्य सूची है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की या किसी अन्य राज्य की भी नॉर्मली अगर हम बात करें तो राज्य सूची पे संसद कानून बना सकती है। चलो, तो कितने कथन सही है भाई? पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा गलत था तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 25 जो है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार देता है, जो कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है कि राज्य को धार्मिक प्रथाओं से संबंधित पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या सीमित करने के क्रम में विधि निर्माण से निषिद्ध किया गया है। ये तो गलत है आपका। ठीक है, अगर कोई धार्मिक प्रथा ऐसी धार्मिक प्रथा है जो लोगों का शोषण कर रही है या महिलाओं के साथ गलत दुर्व्यवहार कर रही है या लोगों दूसरों व्यक्तियों के साथ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, समाज में इस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो राज्य जो है इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है और इससे संबंधित जो है नियम बना सकती है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे गलत है। इसमें कह रहा है कि राज्य को धार्मिक प्रथाओं से संबंधित पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या सीमित करने के क्रम में विधि निर्माण से निषिद्ध किया गया है। तो ये गलत है। पहला स्टेटमेंट अब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। पूछा है कि उपरोक्त में से किसे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से सदस्यता का त्याग करने के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। तो भाई अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सदस्यता त्याग कर रहा है तो इसके प्रमाण के रूप में हम प्रूफ के तौर पे हम क्या क्या कह सकते हैं? तो ये सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी का विरोध करेगा, किसी अन्य पार्टी का समर्थन करेगा। दूसरा कह रहा है कि पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि सार्वजनिक मंचों पर बार बार पार्टी की आलोचना करेगा, जैसे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा आयोजित रैलियों में भाग लेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कुल मिला के तीनों स्टेटमेंट सही है। ये तीनों जो है स्टेटमेंट बता रहे हैं कि हाँ व्यक्ति जो है अपना सदस्यता त्यागना चाह रहा है। ठीक है, स्वेच्छा से। अगला है लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के संबंध में पूछ रहा है। तो पहला कथन कह रहा है कि अध्यक्ष जो है केवल मत की बराबरी की स्थिति में ही निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को। स्टार्टिंग में वो मत नहीं देगा, अगर मत बराबर हो गया तो अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि अध्यक्ष जो है यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय अंतिम होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ठीक है, यानी आगे भी देखिए और अच्छा तीसरा स्टेटमेंट भी है। अध्यक्ष जो है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदस्यों की निर्भरता के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी है और ऐसे निर्णय जो है
न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होते हैं, तो ये गलत है। न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। हालाँकि अंतिम प्राधिकारी जो है, अगर कोई व्यक्ति कोई मेंबर है जो 10वीं अनुसूची के तहत निर्भर घोषित किया जाता है, तो अंतिम निर्णय जो होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। वही बोलेगा, वही ब डिसाइड करेगा कि ये निर्भर है या नहीं है। लेकिन इसका जो निर्णय होता है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है, ये तो गलत है। न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। तो तीसरा तो गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि अध्यक्ष जो है भारत के राष्ट्रपति के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति देता है। देखो राष्ट्रपति के अनुरोध पर नहीं, बल्कि सदस्य जो है, लोकसभा के सदस्य जो है, वो अनुरोध करते हैं कि भाई गुप्त बैठक करना है, हमको गुप्त बैठक करना है, कुछ गुप्त बातें करनी है, तो सदस्य अनुरोध करेंगे, राष्ट्रपति नहीं करेगा भाई। चौथा गलत है। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट सही हुए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद में पेश की गई पर्पल सभा शीर्षक वाली रिपोर्ट संबंधित थी। ये पर्पल सभा जो है, शीर्षक वाली रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो संसद सदस्यों, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए दिव्यांगता संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण करने वाला एक शोध रिपोर्ट ही जो है, इसी को पर्पल सभा कहा गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में इच्छा मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु वैध है और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत विनियमित है। देखो, भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु वैध नहीं है कि कोई इंसान मरना चाह रहा है तो इसको वैध बना लो, आत्महत्या करना चाह रहा है तो इसको वैध बना लो, नहीं, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारत में अक्रिय, देखो सक्रिय और अक्रिय में हमेशा ध्यान रखना, अक्रिय इच्छा मृत्यु जो है कानूनी रूप से अनुमत है, जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल है जो निर्णय लेने में सक्षम नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला गया है, ठीक है, या वो तब तक ही जिंदा रह सकता है जब तक उसका दवा दारू चल रहा है, प्रॉपर वो वेंटिलेटर पे है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, अगर ऑक्सीजन मास्क हटा देगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर उसको प्रॉपर डेली दवा नहीं दी जा रही, डेली डोज नहीं दिया जा रहा है, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे में इसी को कहा जाएगा कि भैया इसकी मतलब अक्रिय इच्छा मृत्यु। अब उस जो दवा दारू चल रहा है, जो उसको ऑक्सीजन मास्क लगा है, अब उसको हटा दो। इंसान इतना कष्ट सहने से अच्छा है कि वो मर ही जाए, तो मतलब उसकी डेथ हो जाए तो ज्यादा सही है। इसी को अक्रिय इच्छा मृत्यु कहा जाता है, ठीक है। जैसे रोज जो इंसान बीमार हो जाते हैं, इतने कष्ट से वो जिंदा रहते हैं कि उनके लिए लगता है कि भाई मेरी मृत्यु हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए इसी को अक्रिय इच्छा मृत्यु कहा गया कि भाई किसी को तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि उसकी डेथ हो जाए, उसकी ये जो कंडीशन है, जो दवा दारू है, उसको रोक दिया जाए और उसको मृत्यु प्रदान कर दिया जाए, ताकि वो अच्छे से जो तड़प तड़प के रोज जिंदा है उसको तड़पना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसको अक्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से अनुमत है, ठीक है। तीसरा क्या है, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में है, अब वो हाथ पैर नहीं हिला सकता, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है, उसकी क्या ही जिंदगी है, तो इसलिए फिर वहां पे अक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाती है इस स्थिति में। तीसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा में पूर्व मृत्यु के अधिकार को मान्यता देता है और लिविंग विल के उपयोग की अनुमति देता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। जैसे कि मान लो कि मैं चाहती हूँ कि अगर मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कोमा में चली गई, या फिर मेरी मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स खराब हो गए, मेरी ब्रेन इंजरी हो गई है, इंटरनल इंजरी हो गई है बहुत ज्यादा, तो मैं पहले ही मैं अपना लिख लूंगी, भैया देखो अगर मेरे साथ ऐसी स्थिति होती है तो तुम लोग मुझे ऐसे दवा दारू करके जबरदस्ती जिंदा नहीं रखोगे, मुझे जो है ना तुम इस तरीके से दवा ववा छोड़ करके मुझे नेचुरली मुझे मतलब दवा ववा मत कराना मेरा, मुझे मेरी डेथ हो जाने देना, क्योंकि मैं ऐसे तड़प के मरना नहीं चाहती। तो मैं अपनी लिविंग विल कर दूंगी, भाई मैं कैसे मरना चाहती हूँ, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो मुझे मार देना और इससे अच्छे से मेरा जो है दाह संस्कार वगैरह करना। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि लिविंग विल वैध होने के लिए इसे केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि इसे केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित होना चाहिए, अन्य भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अक्सर केवल स्टेटमेंट देता है तो भी शब्द अगर केवल शब्द देता है किसी स्टेटमेंट में तो वो गलत ही रहता है। तो बताना है कि कितने सही है, केवल 2 सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 और प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को नियंत्रित करता है और विलय तथा अधिग्रह जैसे संयोजनों को विनियमित करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक अध्यक्ष
और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम 2 और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास केवल न्यायिक कार्य करने का अधिकार है और वह वकालत, जागरूकता या सलाहकार की भूमिका निर्वहन नहीं करता है। तो वकालत, जागरूकता और सलाहकार की भूमिका का निर्वहन नहीं करता, ये गलत है। ये न्यायिक कार्य के साथ-साथ ये जागरूकता फैलाने का काम कर सकता है, वकालत करने का काम कर सकता है, सलाह देने का भी काम कर सकता है। तो तीसरा तो भाई गलत हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका 2 ऑप्शन में से एक चूज कर लेते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विधिज्ञ परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल भारतीय विधिज्ञ परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद द्वारा भारतीय बार के विनियमन और प्रतिनिधित्व के लिए की गई थी। दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्बन चैलेंज फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी चुनौती आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से शहरी अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन करना है। तो ये गलत है। जब ये कोई स्टेटमेंट दे कहे कि ये केंद्रीय क्षेत्र योजना है या केंद्र प्रायोजित योजना है, तो वहां पे थोड़ा सा ठहरना और ध्यान से सोचना कि क्या ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है या केंद्र प्रायोजित योजना है। ये पता कैसे चलेगा? जब आप योजनाएं वगैरह थोड़ा न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह पढ़ते रहेंगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, यानी ये पूरी तरीके से केंद्र द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो पहला गलत हो गया, केंद्रीय क्षेत्र योजना नहीं है। दूसरा, ये परियोजना लागत का 25% फंड इस 25% इस फंड से प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि कुल लागत का कम से कम 50% जो है बाजार से जुटाया गया हो। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करना अनिवार्य है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जितने भी अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य होंगे, ठीक है, वो सभी राज्य जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है, उन सभी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए, उन्नति के लिए जनजातीय सलाहकार बोर्ड होगा। जनजातीय सलाहकार परिषद का काम क्या होगा? इन जनजातियों के उत्थान के लिए काम करेगा, इन जनजातियों के समावेशी विकास के लिए काम करेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम 328 सदस्य जो होते हैं राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। 20 सदस्य होंगे इसमें मैक्सिमम, और इनमें से 3 सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के गवर्नर्स बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुरक्षा मानकों को अनुमोदित करने के लिए उत्तरदायी है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि एक बार जब बोर्ड द्वारा गैर अनुपालन का मामला स्थापित हो जाता है, तो उसे संबंधित राज्य पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तुरंत प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, और ये अधिकार इनको है भी नहीं कि वो प्रतिबंध लगाएं। ठीक है, तो दूसरा गलत है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चागोस द्वीप, ये न्यूज में रहा था। चागोस द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह द्वीप जो है 1814 में मॉरिशस सहित सौंपे जाने के पश्चात ब्रिटिश क्षेत्र बन गया था। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि 1966 में इसे यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध कराया गया था। तो बी भी आपका, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच 2025 के समझौते में द्वीपों से सभी विदेशी सैन्य ठिकानों की पूर्ण वापसी का प्रावधान है। ब्रिटेन नहीं, यहाँ पे यूके, यूनाइटेड किंगडम होना चाहिए था। ठीक है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है, एलिमिनेट कर दो। आंसर ऑप्शन ए निकल आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान श्रमिक आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत में संगठित श्रमिक आंदोलन की शुरुआत केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो भाई, भारत में श्रमिक आंदोलन की शुरुआत केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। ये सब मत सोचना कि ये केवल दिया है तो ये गलत हो जाएगा। कभी कभी कुछ जगहों पे अपवाद होते हैं।
दूसरा कह रहा है कि 1930 के दशक में भारत में ट्रेड यूनियन गतिविधियों का तीव्र विकास और विस्तार हुआ। ये गलत है। देखो उस समय क्या था, 1900 दशक में बहुत सारी भारत में तरह तरह के आंदोलन हो रहे थे, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ जो ये समय था ये थोड़ा आंदोलनों से भरा हुआ था। ये ट्रेड यूनियन जो है गतिविधियां इस समय फल फूल नहीं पाई थी, तो दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि 1930 के दशक की आर्थिक मंदी के कारण श्रमिकों की बड़े पैमाने पर छटनी की गई थी, तो तीसरा सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ष 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन था? देखो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा गठित हुआ था। इसका पहला जो महासचिव था वो एनजी रंगा था। और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष भी क्वेश्चन में पूछ देता है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अध्यक्ष और महासचिव पूछता है तो हमेशा ध्यान रखना, महासचिव एनजी रंगा और स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे। यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हुआ है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था? अहिंसक गुरिल्ला युद्ध जो है भारत छोड़ो आंदोलन को कहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश शासन के तहत अफीम की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने अफीम के उत्पादन और व्यापार को सरकारी नियंत्रण में रखा था, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि अफीम का मुख्य रूप से निर्यात जो है यूरोप में ब्रिटिश उद्योगों के कच्चे माल के रूप में किया जाता था, ये गलत है। इसका आयात किया जाता था भारत, चीन, ब्रिटेन में। भारत में सबसे ज्यादा इसको मंगाया जाता था, फिर चाइना और ब्रिटेन में। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है। चलिए अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश द्वारा स्थापित न्यायिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित प्रारंभिक न्यायिक प्रणाली ने पारंपरिक और धार्मिक कानूनों को पूरी तरह समाप्त कर एक समान विधि संहिता लागू कर दी। तो ये तो गलत है भाई, कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित प्रारंभिक न्यायिक प्रणाली ने पारंपरिक और धार्मिक कानूनों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। ठीक है, और एक समान विधि संहिता लागू नहीं किया था। जो भारत की जो जैसे हिंदू धर्म में जो कानून था, हिंदू धर्म में जो जिस हिसाब से निर्णय लिए जाते थे वैवाहिक मामलों में, ठीक है, अपना व्यक्तिगत मामलों में, घरेलू मामलों में, जमीन जायदाद संबंधित मामलों में, तो ये इनका अपना मामला था। मुस्लिमों के लिए अलग चला था। अगर इस पे निर्णय लेता तो फिर बहुत बड़ा बवाल होता। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेज बहुत चंटे थे, इन धार्मिक मामलों को लेकर के इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि न्यायिक व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी मुंसिफ और अमीन जैसे अधीनस्थ पदों तक ही सीमित रखा था, तो ये दूसरा सही है। अगर पूरी तरीके से ये सदस्य नहीं बनाते, ठीक है, न्याय की व्यवस्था में, तो भारतीय यहाँ पे भी बहुत पुरजोर विरोध करते। तो ये इतने चंट थे, इन्होंने कहा भैया इनको मुंसिफ और अमीन जैसा पद दे दो ताकि ये थोड़े इनको संतुष्टि मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा करेक्ट है, आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसमें चैत्य विहार गुफाओं से दोनों से मिलकर बना है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो अजंता और एलोरा, अजंता जो है केवल बौद्ध धर्म से संबंधित, यहाँ पे आपको शिल्पांकन देखने को मिलेगा, चित्र देखने को मिलेगा। ठीक है, और एलोरा में क्या होता है, हमने बोला एलोरा से और याद रखना, इसमें बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला सही है कि भाई बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे चैत्य भी होगा, विहार भी होगा। तो चैत्यों की संख्या ज्यादा है या विहार की संख्या ज्यादा है? तो ध्यान रखना कि विहार की संख्या ज्यादा है। विहार मतलब जहाँ भिक्षु भिक्षुड़ियां आकर के रहते हैं, निवास करते हैं। और चैत्य ये जो होता है प्रार्थना स्थल होता है, जहाँ पे लास्ट में एक स्तूप होता है, इसी के चारों ओर जो होते हैं भिक्षु भिक्षुड़ियां चारों ओर चक्कर लगा के पूजा करते हैं। एक हॉल जैसा होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे क्या होता है, भिक्षु भिक्षुड़ियां आकर के पूजा पाठ करते हैं, अपनी आस्था करते हैं। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट सही है, इसी को चैत्य कहते हैं। तो विहार की संख्या ज्यादा है, चैत्यों की संख्या कम है, इसी को ध्यान रखना। स्टेटमेंट में दे देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा कह रहा है कि अजंता गुफाओं का प्रारंभिक चरण जो है दूसरी तथा पहली शताब्दी ईस्वी है। ईस्वी दिया है, देखो यहाँ पे पहली शताब्दी, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे यही गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने
शक क्षत्रपों को पराजित कर गुजरात, काठियावाड़, पश्चिमी मालवा जैसे क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि महरौली लौह स्तंभ अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंध की 7 नदियों के क्षेत्र को पार किया तथा वाल्मीकियों को पराजित किया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बताना है कि किससे जो विवरण दिया हुआ इतना लंबा चौड़ा ये किसके बारे में बता रहा है। तो ये एक पहाड़ी पर स्थित 7वीं शताब्दी ईस्वी का ब्राह्मणी गुफा मंदिर है जिसमें गर्भगृह, अलंकृत पट्टिकाओं सहित अंतराल तथा उप मंदिरों सहित एक केंद्रीय मंडप विद्यमान है। इसमें शिव के विभिन्न रूपों जैसे नटराज, अर्धनारीश्वर, गंगाधर के साथ साथ हरिहर और महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमाएं अंकित है। नृत्य करते हुए शिव का चित्रण गतिशील लय और गति को दर्शाता है। छत पर गरुड़ों पर सवार विष्णु और ऐरावत पर सवार इंद्र को दर्शाया गया है। बताइए किस गुफा की बात हो रही है। तो रावण फाड़ी गुफा की बात हो रही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कुछ पारंपरिक चित्रकला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आप लोग आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कुछ पारंपरिक चित्रकलाओं के बारे में। ठीक है, तो सोहराई जो है ये झारखंड में। ठीक है, फसल कटाई और पशुपालन से जुड़े अनुष्ठानों से संबंधित चावल का माड़ और उंगलियों से चित्रकारी शामिल है। अब देखें गांव में बहुत सारी औरतें क्या होती हैं कि दीवार को साफ करती हैं, उस पर थोड़ा सा लेप ओप लगाती हैं गोबर ओबर का, फिर उसको चूने से रंगती हैं। चूने से रंगने के बाद गेरुए रंग से डिजाइन बनाती हैं। कुछ इस तरह का भी कला होता है, बस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की डिजाइन बनाई जाती है, अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, चावल के मांड का प्रयोग किया जाता है और उंगलियों से चित्रकारी बनाई जाती है। तो पहला सही है। पट्टचित्र ये उड़ीसा में प्रसिद्ध है। ठीक है, वस्त्रों पर जो है प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके चित्रित किया जाता है। इसमें ज्यादातर आप देखेंगे कृष्ण लीला और जगन्नाथ जैसे विषय शामिल है, क्योंकि ओडिशा में है तो भाई यहाँ पे जगन्नाथ जी को शामिल किया ही जाता है और कृष्ण जी भी हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखो पटुआ, ये पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। तो तीसरा तो सही, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कृत्रिम रंगों का उपयोग करके ताड़ के पत्रों पर, तो कृत्रिम रंगों का नहीं बल्कि दोस्तों प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है और ताड़ के पत्रों पे नहीं बल्कि वस्त्रों पर रंगा जाता है। और इसमें कह रहा है कि मुगल दरबार के दृश्यों को दर्शाता है। तो भाई मुगल दरबार के दृश्यों को क्यों दर्शाएंगे इन लोग? हाँ, स्थानीय लोग हैं, अपना इनका अपना परंपरा है, तो इन लोग धार्मिक नीति जैसे कि फूल पत्ती बना दिए, किसी भगवान का चित्र बना दिए, तो इस तरह की चित्रकारी करेंगे ना। मुगल दरबार के चित्र दृश्य क्यों बनाएंगे? तो तीसरा गलत हो जाएगा। दो स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रारंभ में शाही राजकुमार ही प्रांतीय गवर्नर होते थे, लेकिन बाद में इनमें कुलीन वर्ग और जागीरदार शासक परिवारों के सदस्य भी शामिल हो गए। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रांतीय गवर्नरों को सीमित स्वायत्तता प्राप्त थी, उन्हें अपनी सेना रखने या सिक्के जारी करने की अनुमति नहीं थी। तो ये गलत है, ये अपनी सेना और सिक्के जारी रख सकते थे जो प्रांतीय गवर्नर थे। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि विजयनगर शासकों ने नायकों के प्रभाव को कम करके चोल ग्राम स्वशासन प्रणाली को सुदृढ़ किया था। तो ये गलत है, नायकों को प्रभाव को कम नहीं किया था। तीसरा गलत हो गया। ठीक है, जो सेना प्रमुख होते हैं उनकी बात कर रहा है। चौथा कह रहा है कि प्रांतीय गवर्नर नए कर लागू कर सकते हैं और मौजूदा करों में छूट दे सकते थे और केंद्रीय सरकार को सैनिक तथा धन का योगदान दे सकते थे। तो चौथा भी सही है। तो पहला और चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारत में सूफी सिलसिला, ये पढ़ लेना आप लोग, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है मेडावल हिस्ट्री में। तो भारत में सूफी सिलसिला की बात करें तो पहला कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली सूरावर्दी संत थे। तो ये सूरावर्दी संत नहीं बल्कि चिश्ती संत थे। आप लोग पढ़ लेना है कि ये चिश्ती संत कौन थे, कादरिया संत कौन थे, सूरावर्दी संत कौन थे और ऋषि संत कौन थे। ये सभी सूफी से संबंधित है, सूफी संत थे, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ये दोनों जो है ना ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे, यानी चिश्ती सिलसिला के संत थे, सूरावर्दी के नहीं थे। ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सूरावर्दी सिलसिला समग्र दक्कन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था। तो ये गलत है। सूरावर्दी सिलसिला जो है आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, सिंध, मुल्तान जैसे क्षेत्रों में प्रसिद्ध थे, या पूरे समग्र दक्कन क्षेत्र में। तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला है अकबर के शासनकाल में प्रयुक्त शब्द तौहीद ए इलाही से क्या तात्पर्य है? तौहीद ए इलाही मतलब होता है दिव्य एकेश्वरवाद पर बल देने वाली सूफी समरूप आध्यात्मिक पंथ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, गदर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने अमेरिका के सिएटल में यूके इंडिया हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में रामनाथ पुरी द्वारा सर्कुलर ए आजादी जारी किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ आयोग जैसे आयोग और इसका विवरण। ली आयोग जो है ये सिविल सेवाओं की भर्ती एवं सेवा शर्तों की जांच के लिए ली आयोग का गठन किया गया था। पहला सही है। मुड़ीवन समिति। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए मुड़ीवन समिति का गठन किया गया था। लिन-लिथगो आयोग भारत की कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का परीक्षण करने के लिए गठित किया गया था लिन-लिथगो आयोग का। तो तीनों ही सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि बीएसई और एनएसई दोनों का विनियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा किया जाता है, जो इन एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित करते हैं। देखो, सेबी रेगुलेट करता है, प्रबंधित करने का काम नहीं करता, और इसमें कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित करता है, तो ये तो गलत है। न तो प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित करता है, ना वैसे ये रेगुलेट करता है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि यदि कोई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध है, तो एक निवेशक उसे एक एक्सचेंज पर खरीद कर दूसरे एक्सचेंज पर बेच सकते हैं, तो ऐसा कर सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला देखो, एडिशनल टीयर बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये जो है ना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे प्रिय बच्चों आप लोग को देना है। बहुत बेसिक था इसमें, अगर आपको नहीं भी आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग कुछ हिंट है जो आप देख सकते हो। मैंने आपको कई बार बताया है कि कुछ हिंट आपको मिल जाते हैं, उस बेसिस पे आपको एक आंसर करना होता है, और एलिमिनेट आप यहाँ पे थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक प्रयोग करके आंसर कर सकते हो। इतना मैंने हिंट दे दिया, अब देखते हैं कि कितने लोग कर पाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम पास में है, तो ये सब क्वालिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए। अब इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन देखो, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत की पहली व्यापक रिपोर्ट है जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा जोखिमों से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे वित्तीय संस्थानों में साइबर खतरों को विनियमित करने के लिए आरबीआई द्वारा जारी किया गया। देखो बेटा, आरबीआई यहाँ क्यों जारी करेगा डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट? इसको कौन जारी करेगा? जो साइबर से संबंधित कोई संस्था होगी वो जारी करेगा ना। आरबीआई काम तो ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है, अपने बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, यहाँ साइबर से रिलेटेड साइबर धोखाधड़ी से संबंधित काम क्यों करेगा? तो देखो, सीसा एक संस्था है, सर्ट इन है, तो ये इन सभी संस्थाओं ने मिलकर के डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट तैयार किया है। ठीक है, सीसा और सर्ट इन। ठीक है, यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यह रिपोर्ट साइबर हमलों में वृद्धि को उजागर करती है, जिसमें डेटा उल्लंघन की बढ़ती लागत और भारत में फिशिंग घटनाओं में तीव्र वृद्धि शामिल है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे हमारी वीडियोस की रीच उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, और हमें भी अच्छा लगता है। जब आप लोग एक्टिव होते हो तो हम भी एक्टिव होते हैं, आप लोग एक्टिव नहीं होते तो फिर मेरा भी मन नहीं करता है पढ़ाने का। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। इसके बाद हमारा ये सेशन जो है, हमारी आपसे विदाई हो जाएगी। फिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में मिलेंगे, मैराथन क्लास, और आर्ट एंड कल्चर की मैराथन क्लास में। उसके बाद हम लोग अब क्योंकि तब तक एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम के बाद हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे, पूरे प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करेंगे, और पीसीएस का टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई ब्रेक मत करिएगा कि एग्जाम हो गया तो बस बंद, अब 1 महीना तक छुट्टी, घूमे फिरे, ऐसा नहीं करना है। जितना पढ़ा है उसको एग्जाम के बाद रिवीजन करा करिए, वरना आप जब रिवीजन नहीं करोगे, 1-1.5 महीने छुट्टी ले लोगे ना, तो फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, फिर वही होता है कि उनको उतना ही एफर्ट्स लगाना पड़ जाता है। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, थोड़ा समझदारी करिएगा, एग्जाम के बाद पढ़ने बैठ जाइएगा। बाय बाय।